वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें अपन बात करने वाले हैं फिजिक्स के ऑल पीवाईक्यू क्वेश्चंस के बारे में। जो भी फिजिक्स के ऑल पीवाईक्यू क्वेश्चन है जिनके बारे में अपन ने इतने दिनों में काफ़ी स्टडी की है, उन्हीं क्वेश्चंस का आज अपन इस क्लास में फुल ऑफ रिवीजन करने वाले हैं। तो इस क्लास को आपको एंड तक देखना है, क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। क्लास कितने भी आपके समय की हो सकती है तो क्लास को आपको पूरा ही देखना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में छपने के काफ़ी इंपॉर्टेंट चांसेस है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम के लिए इन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर देखना है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें अपन बात करेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का गुण नहीं है? इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो प्रकाश होता है इसे मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है संचरण के लिए, चलने के लिए। इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। निर्वात में प्रकाश का जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है या फिर ननोपतीस। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ लाइट से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। लाइट जो होता है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में, यानी जो प्रकाश होता है वो सूर्य का प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, E = hc/में होती है। H क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड होती है। C क्या होता है, लाइट वेलोसिटी होता है, C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। और लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ को हमेशा क्वेश्चन में आपको देगा एंगस्ट्रॉन में। किस में देगा, एंगस्ट्रॉन में देगा। जैसे 8000 एंगस्ट्रॉन दे देगा आपको, ऐसे देगा। तो एंगस्ट्रॉन को आपको मीटर में चेंज करना होगा। 1 एंगस्ट्रॉन = क्या होता है, 10⁻10 मीटर होता है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। कुछ और बता देता हूँ, 1 मिलीमीटर = क्या होता है, 10⁻³ मीटर होता है। कभी भी क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि 1 किलो जूल = क्या होता है, 1 किलोमीटर = क्या होता है, 1 किलो आपके ग्राम, सॉरी आपके 1 किलो जूल हो जाएगा, 1 किलोमीटर हो जाएगा। कभी भी के दिया हुआ हो किलो, इसका मतलब क्या होता है, 1000 जूल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, 1000 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, 1 केजी का 1000 ग्राम हो जाएगा। तो किलो कभी भी दिया हुआ होता है के, इसका मतलब क्या होता है, 1000 से मल्टीप्लाई कराना होता है। और इस के जो आगे वो आपका यूनिट होता है, इसे यहाँ पे उतार देना होता है। जैसे के आगे जूल है तो जूल उतार देंगे, के आगे एम है तो इसका मतलब मीटर होता है, के आगे जी है इसका मतलब क्या होता है, ग्राम होता है। तो ऐसे आपको क्या करना है, आगे वाले यूनिट को उतार देना है। अब मैं आपको बता देता हूँ लाइट के और साउंड के बारे में भी कुछ बता देता हूँ। एक आपका हो जाएगा लाइट हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, साउंड हो जाएगा। लाइट जो होता है इसे ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा, एयर हो जाएगा। कैसे, साउंड को यानी ट्रेवल करने के लिए मीडियम यानी हवा की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कैसे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सूर्य वो काफ़ी ग्रहों से गुजर कर आता है, यानी ब्रह्मांड में काफ़ी जगहों से गुजर कर आता है, जहाँ पर कहीं कहीं स्थानों पर क्या नहीं है, यानी ये आपका पृथ्वी दे रखा है और ये सूर्य दे रखा है। पृथ्वी से यानी सूर्य जो है, सूर्य से प्रकाश आता है पृथ्वी पे, तो इनके बीच में कुछ ऐसे स्थान रह जाते हैं जहाँ पर एयर नहीं है, वायु का अभाव है, जहाँ पर निर्वात है, जहाँ पर मीडियम नहीं है। तो भी वहाँ से भी क्या आता है, आपका लाइट आता है, प्रकाश आता है। तो इसके कारण जो लाइट होता है इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। साउंड जो होता है इसे मीडियम की आवश्यकता न होती है, क्योंकि हवा के बिना यानी मीडियम एयर के बिना साउंड कभी भी सुनाई नहीं देता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, निर्वात में जो प्रकाश का वेलोसिटी होता है, लाइट वेलोसिटी, वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ से जो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो आपका राइट स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन में बोला गया कि इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इसे ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, तेज गर्मी के मौसम में मुख्य रेगिस्तान घटित होने वाली दृष्टि भ्रम की घटना जिसे बोला जाता है मृग मरीचिका, ये किसके कारण होती है, प्रावर्तन, व्यतिकरण, प्रकीर्णन या फिर पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन। तो ये जो घटना होती है वो किसके कारण होती है, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के कारण होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए,
किस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, क्षैतिज होता है। एक आपका होता है वर्टिकल और एक आपका क्या होता है, हॉरिजेंटल। क्षैतिज कभी भी बोला जाता है तो इतना याद रखना है, ये आपके चुंबकीय यामोत्र पर नहीं होता है, ये आपके चुंबकीय निरक्ष पर होता है, इतना याद रखिए। क्षैतिज से याद रखना है निरक्ष, क्या याद रखना है, क्षैतिज मतलब निरक्ष। तो ये आपके चुंबकीय निरक्ष पर क्या होता है, क्षैतिज होता है चुंबकीय क्षेत्र। अगले क्वेश्चन को देखिए, किसी सीधी सड़क पर चल रही एक कार की चाल को 1 सेकंड के उत्तरोत्तर अंतराल में आपको तालिका में दर्शाया हुआ है। तालिका में बोला गया कि समय यदि 0 दे रखा है तो चाल 0 दे रखी है, समय 1 दे रखा है तो चाल 2 दे रखी है, 2 दे रखा है समय तो चाल 4 है, 3 है तो 6 है और 4 है तो 8 है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। अब आपसे नीचे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से सही कार चालती है, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है जिस पर कार चलती है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ चलती है, 4 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, 4 मीटर पर सेकंड की एक औसत चाल से चलती है। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको काफ़ी बार बताया है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अंक तालिका को सबसे आपको क्या करना है, नोट करना है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें वेलोसिटी देखिए, ये चाल बोल दो या फिर इसे वेलोसिटी बोल दो, जो भी मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखा है, मैक्सिमम कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, ये देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी। तो v की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8। टाइम को आपको कितना लेना है, टाइम हमेशा 4 सेकंड ही लेना है, इसमें क्या लेना है, टाइम 4 सेकंड ही, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ही अपन लेंगे। अब v और t के कॉम्बिनेशन से अपन एक्सलरेशन निकाल सकते हैं, 8/4 यानी वेलोसिटी अपॉन में टाइम कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्सलरेशन हो जाएगा। तो अपने पास एक्सलरेशन कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। अब हम जानते हैं कि s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस क्या होता है, हाफ at स्क्वायर होता है। कभी भी ये इक्वेशन लगाते हो तो इसमें आपको u की वैल्यू हमेशा 0 पुट करनी होती है, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 at स्क्वायर हो जाएगी। मैंने बताया कि t की वैल्यू आपको 4 सेकेंड ही लेनी है, और s का मतलब क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, h बोल सकते हो। h की वैल्यू निकालोगे तो 1/2 ऐसे कैसे, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे 2 मल्टीप्लाई t की वैल्यू 2, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 मीटर आ जाएगी। अब चलते हैं नीचे, देखिए आपके दो ऑप्शन तो राइट हो जाएंगे। मैंने एक्सेलरेशन आपको निकाल के बता दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एच की वैल्यू बता दी मैंने आपको 16 मीटर, तो दो ऑप्शन तो आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन के बारे में। यहाँ पे बोला गया कि इसकी जो औसत चाल होगी वो क्या होगी, इसके बारे में, औसत चाल के बारे में भी बताना है। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन टाइम वही लेंगे, क्या लेंगे, 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में यहाँ पे वेलोसिटी, सॉरी आपके एच की वैल्यू क्या आई अपने पास, एच की वैल्यू अपने पास आई 16 मीटर। इस 16 मीटर को एच की वैल्यू भी बोल सकता हूँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन भी बोल सकता हूँ, क्योंकि विस्थापन का जो मात्रक होता है वो भी आपका मीटर होता है। तो हाइट भी आपका सेम होता है, डिस्टेंस भी आपका सेम होता है और डिस्प्लेसमेंट भी आपका सेम होता है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से मैं क्या निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या दे रखी है, 16, नीचे क्या हो जाएगा 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर आपके तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, तीनों को मैंने आपको प्रूव करके बता दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक से अधिक माक संख्या वाले किसी पिंड की जो चाल होती है वो कैसी होती है, पराध्वनिक होती है, अवध्वनिक होती है, 300 मीटर पर सेकंड होती है, फिर लगभग 10 मीटर पर सेकंड होती है। तो एक से अधिक माक संख्या वाले किसी पिंड की जो चाल होती है वो कैसी होती है, अवध्वनिक होती है। यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अब थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं, जो आपका रो होता है घनत्व, उसका फॉर्मूला होता है एम अपॉन में मी। वी यानी क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ये तो क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और एम क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है। टेम्परेचर को कभी भी आप इंक्रीज करते हो तो जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, आयतन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन जो आपका मेजरमेंट, सॉरी आपका क्या होता है, मास चेंज होता है वो क्या होता है, और आपका जो घनत्व होता है वो क्या होता है। तो जो घनत्व होता है रो की वैल्यू वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, इतना याद रखना है। टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम तो क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन जो आपका रो होता है घनत्व वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके अणुओं की जो संरचना होती है वो पिंजरे जैसी होती है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन या फिर नन ऑफ दिस। तो किसकी संरचना होती है जो आपकी किसकी तरह होती है, पिंजरे की तरह होती है, वो आपका फुलरीन होता है। इन दोनों की संरचना किसकी तरह होती है, परतदार होती है। कैसी होती है, परतदार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जल के साथ अल्पतम अभिक्रियाशील होता है, बताइए।
तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जल के साथ अल्पतम अभिक्रियाशील है। इनमें से कौन सा तत्व है जो जल के साथ में अल्पतम अभिक्रियाशील होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर सीजियम। तो आपका जो लिथियम होता है वो क्या होता है, अल्पतम अभिक्रियाशील होता है। क्यों, रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, जिसे आप बोल सकते हो परमाणु क्रमांक, जेड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। तो मिनिमम होने के कारण ये क्या होता है, अल्पतम अभिक्रियाशील होता है। ऐसे आपको ट्रिक से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोगों के कारण निम्न में से किसकी खोज हुई है। तो इनका जो आंसर होगा वो सटीक आंसर क्या होगा, यानी इसके दोनों आंसर माने जाते हैं लगभग। प्रोटॉन भी माना जाता है, न्यूक्लियस भी। कैसे माना जाता है, जो न्यूक्लियस होता है नाभिक, इसके अंदर आपके प्रोटॉन भी होते हैं और आपके क्या होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं इन पे प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या होती है, चार्ज लेस होते हैं। क्या होते हैं, चार्ज लेस होते हैं, आवेशहीन होते हैं। इतना आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर दे देना है। अगले क्वेश्चन को देखिए, डेंगू का वायरस तेज बुखार और ददोरे उत्पन्न करता है, एक विशेष प्रकार की रक्त कोशिकाओं की संख्या को कम कर देता है, वो कोशिकाएं कौन सी होती है। तो इतना याद रखिए, जो डेंगू होता है वो क्या करता है, आपने देखा होगा कि डेंगू में क्या हो जाती है, प्लेटें कम हो जाती है। क्या हो जाती है, प्लेटें कम हो जाती है। तो प्लेट से यहाँ पे कौन सा वर्ड आपको दिखाई देता है, प्लेट से रिलेटेड पट्टी जो हो जाएगी, इसे अपन थोड़ा सा प्लेट से रिलेटेड मान सकते हैं। तो पट्टिकाणु की जो संख्या होती है, बिंबाणु की संख्या, इसे क्या कर देता है, कम कर देता है। इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तापमान में कोई परिवर्तन किए बिना द्रव अवस्था को गैस अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। बताइए, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। तापमान में अपने को चेंजेस नहीं करना है, परिवर्तन नहीं करना है, और गैस अवस्था में बदलने को, यानी द्रव अवस्था को गैस अवस्था में बदलना क्या कहा जाता है। तो ये क्या होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। बोला क्या गया है, द्रव को किस में, गैस में। क्या बोला गया है, द्रव को गैस में। ये आपका लिक्विड है, यानी अपन किसी पात्र में जल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जल को गर्म करेंगे तो जो जल होगा वो वाष्प बन के ऊपर की ओर उड़ेगा। तो वाष्प से क्या रिलेटेड आता है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है। कौन सा तत्व है जो अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है। तो आपका जो कार्बन होता है वो अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है। क्यों, क्योंकि कार्बन जो होता है वो अपनी चतुसंयोजकता रखता है। कितनी रखता है, 4 संयोजकता रहता है। और 4 संयोजकता जो होती है वो क्या होती है, सबसे अधिक क्या होती है, स्थायी होती है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शीघ्र संक्षारित हो जाता है। संक्षारित का मतलब होता है लोहा। क्या हो जाता है, लोहा। लोहा संक्षारित कैसे होता है, तुरंत ये जल और वायु के साथ में क्या करता है, अभिक्रिया करके क्या कर लेता है, जंग का रूप ले लेता है। किसका, जंग का रूप ले लेता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की इकाई है। दाब का फॉर्मूला क्या होता है, P = फोर्स अपॉन में एरिया होता है। फोर्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। एरिया के क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। कोणीय संवेग जो होता है वो अलग होता है, लेकिन प्रतिबल जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया ही होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्ननाव का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में लेंथ होता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का अपन को डायरेक्ट मात्रक याद रखना होता है, यूनिट होता है जूल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक संचित ऊर्जा नहीं है। इससे पहले आपको बताना है कि दीर्घ दृष्टि दोष रोग जो होता है इसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। और मोतियाबिंद रोग के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। चारों का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके बताना है। अवतल लेंस का, द्विफोकसी लेंस का, शल्य क्रम का या फिर उत्तल लेंस का, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। अब देखिए, जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संचित ऊर्जा नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो इनमें से संचित ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि जिसे संचित नहीं किया जा सकता है। नाभिकीय ऊर्जा को संचित कर सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा को संचित कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी को संचित कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी को संचित नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन को देखिए, 180 ग्राम पानी में 20 ग्राम साधारण नमक का घोल बनाया जाता है। इस घोल में नमक का द्रव्यमान कितना % होगा, बताइए। तुरंत आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं इसको आपको डायरेक्ट बता देता हूँ।
इसमें जो नमक का परसेंट होगा वो क्या होगा। नमक जो होगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। एक वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 180 ग्राम दे रखी है। विले का जो मास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 20 ग्राम दे रखा है। तो विलियन का कितना हो जाएगा, 180 प्लस कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 200 ग्राम हो जाएगा। अब आपको बताना है कि कितने परसेंट मिलाने पे, यानी सांद्रता की वैल्यू बतानी है, परसेंट में सांद्रता कितनी होगी। तो सांद्रता होती है जो छोटे वाला आपको दिया हुआ है 20 ग्राम, नीचे जो टोटल हो जाएगा विलियन का जो हो जाएगा वो, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 100 से 16 आउट करेंगे तो आपका 10% आ जाएगा। पीछे वाली क्लासेस में इसको मैंने डिटेल से आपको बताया है, लेकिन ये आपका रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास में अपन थोड़ा थोड़ा ही बात करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए, विद्युत रोधी पदार्थों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाह नहीं करते हैं, वे क्रिस्टल होते हैं, उनकी सतह पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो प्रोटॉनों से क्या होती है, अधिक होती है। तो विद्युत रोधी पदार्थों के बारे में इनमें से कौन सा जो राइट स्टेटमेंट है यह आपको बताना है। विद्युत रोधी का मतलब होता है कि जो विद्युत से रिलेटेड होते हैं। विद्युत रोधी का मतलब क्या होता है, जो चालक चीजें होती हैं जिनमें क्या आता है, करंट नहीं आता है, क्या नहीं आता है, सॉरी आपके जिनमें क्या नहीं आता है, करंट नहीं आता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है। तो करंट किनमें नहीं आएगा, जो चालक नहीं होंगे। चालक कौन नहीं होंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक उभयोतल लेंस के फलकों की वक्रता त्रिज्या आपको इतनी दे रखी है। कभी भी आपसे बोला जाता है कि उभयोतल लेंस दे रखा है या फिर आपके कोई और सा लेंस दे रखा है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको 2 रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2 रेडियस दे रखी है। सबसे पहले R1 दे रखा है, फिर आपको R2 दे रखा है। R1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखी है, R2 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ पे आपको अपवर्तनांक म्यू की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1.5 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 1.5 दे रखी है। सबसे पहले इसको किस में चेंजेस करेंगे, अपन मीटर में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। फिर ही तो अपने पास क्या आएगा, आंसर आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मीटर में चेंज करते हैं। या फिर मीटर में आप चेंज नहीं करना चाहते हो तो इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना होता है, मीटर में इसको जरूर से चेंजेस करना होता है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा 1/f कोष्टक ऑफ म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई 1/r1 माइनस 1/r2। R1 की वैल्यू दे रखी है, R2 की दे रखी है, म्यू की दे रखी है, पुट कीजिए तो 1/f इज इक्वल टू म्यू, यानी 1.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0.5, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1/2। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/r1 यानी 1/10 माइनस 1/20। इनको क्या करेंगे, एलसीएम लेने का मतलब होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए। 20 को यहाँ पे ले चलाई जाइए और 10 को यहाँ पे ले जाइए। तो जो 1/f होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/2 मल्टीप्लाई 20 माइनस 10, नीचे क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। इससे मैं बोल सकता हूँ 10/200, x0 से x0 2, और ये आपके 20 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1/f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1/20। तो जो f की वैल्यू आएगी वो अपने पास कितनी आएगी, 40 सेंटीमीटर आएगी, 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को यदि मीटर में चेंज करना चाहते हैं, सबसे पहले सेंटीमीटर को इसमें मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अपने को क्षमता बतानी है तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 100/f होता है। यदि सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो 100 में क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 5 डायोप्टर आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन दे रखा है इसे देखिए, निम्नलिखित भौतिक राशियों में किसका प्रभाव एक बेलनाकार प्रतिरोधक के प्रतिरोध पर नहीं पड़ता है। इनमें से गुजरने वाली धारा का, इसकी लंबाई का, प्रतिरोधक में प्रयुक्त पदार्थ की प्रतिरोधकता का, या फिर बेलन के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का। तो मैं आपको बता देता हूँ, बेलनाकार प्रतिरोधक का मतलब क्या होता है, ये सा आपका क्या होता है, बेलनाकार प्रतिरोधक होता है। तो इनमें से किसके प्रतिरोध पर प्रभाव नहीं पड़ता है, इनमें से गुजरने वाली धारा का प्रभाव नहीं पड़ता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जो धारा होती है वो क्या होती है, बिल्कुल समान रूप से बहती है।
धारा कभी भी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, प्रतिरोधकता पे डिपेंड नहीं करती है, इतना आपको याद रखना है। तो जो रजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, आपके धारा पे डिपेंड नहीं करता है, किसमें, बेलनाकार प्रतिरोधक में। अगले क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपको बोला गया कि फ्रीक्वेंसी और जो कोणीय आवृत्ति होती है इसके बीच में संबंध क्या होता है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2πf। इतना ही आपको याद रखना है, या फिर 2π/t भी बोल सकते हो। f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t, या फिर t इज इक्वल टू 1/f होता है। इतना आपको याद रखना है। अगले आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन देख रखा है इसे देखिए। एक निश्चित प्रतिदर्श के लिए केल्विन तापमापी और फ़ारेनहाइट तापमापी दोनों का पाठ्यांक समान है। सेल्सियस तापमापी में उसका जो संगत पाठ्यांक होगा वो क्या होगा। सबसे बोला गया कि केल्विन इज इक्वल टू दे रखा है फ़ारेनहाइट। तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि 9 कोष्टक ऑफ केल्विन माइनस 273 इज इक्वल टू क्या होता है, 5 कोष्टक ऑफ f माइनस 32 होता है। f की वैल्यू को k के इक्वल करना है, तो 9 कोष्टक ऑफ k माइनस 273 इज इक्वल टू 5 कोष्टक ऑफ k माइनस 32 हो जाएगा। इसको क्या कर दोगे, सोल्व आउट कर दोगे। यहाँ से एलसीएम लेके आपको सोल्व करना है। तो सोल्व करोगे मल्टीप्लाई करा के, तो 4k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2297 हो जाएगा। इसको यदि डिवाइड करा के आप आंसर निकालते हो तो आंसर कितना आता है, 574 पॉइंट कुछ आता है, 2.5 मान सकते हो। तो 574 आता है, इतना याद रखना है। इसके अप्रोक्स आता है। तो के की वैल्यू कितनी मान लोगे आप, 574 केल्विन मान लोगे। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि डिग्री सेंटीग्रेड में, तो केल्विन को यदि डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना होता है तो अपन क्या करते हैं, 273 को क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। तो इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 301 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। जो आपका राइट आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। प्रेरकत्व के ऐसा ही मात्रक का प्रतीक क्या होता है, एच होता है। इसका मतलब क्या होता है, हेनरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एच इज इक्वल टू क्या होता है, I²RT होता है। मैंने काफी बार आपको बताया है। प्रकाश के प्रयोग द्वारा किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को क्या कहते हैं, तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, उच्च क्षेत्र उत्सर्जन, या फिर स्वतः इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन। तो इनमें से बताना है कि प्रकाश के प्रयोग में इन्हें क्या कहा जाता है। तो प्रकाश के प्रयोग में धात्विक सतह से जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है उसे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। यानी प्रकाश से क्या होती है, एनर्जी बनती है, विद्युत बनता है, और फिर से उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इतना आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को लगभग 8 मिनट लगते हैं। इतना आपको याद रख लेना है। ये भी क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसे देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसे देखिए। रेडियो एक्टिविटी का मापन किससे किया जाता है, जीएम काउंटर से किया जाता है। किससे किया जाता है, जीएम काउंटर से। इतना याद रख लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रेडियो एक्टिविटी कहाँ पर भी आता है, तो उसमें क्या होता है, जीएम काउंटर होता है। वाहनों में पश्च दर्पणों के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है। पश्च का यदि अपने को दृश्य देखना है तो बड़ी चीज को अपने को किस में देखना है, छोटी चीज में। तो बड़ी चीज को छोटी चीज में जो चेंजेस करता है वो आपका कौन सा दर्पण करता है, उत्तल दर्पण करता है। अब देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन को। करेंसी के नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वेव यानी कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि पराबैंगनी तरंगों का प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रावायलेटिंग रेज का प्रयोग किया जाता है। रिमोट में टीवी में, यानी जो टीवी का रिमोट होता है, इसमें कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेज तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पी प्रकार के अर्धचालक में जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पास होल होते हैं। मैंने ये भी आपको क्वेश्चन काफ़ी बार बताया है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा होती है वो कितनी होती है। निम्नतम अवस्था में कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक समान ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। यह वाक्य किसका है, अवोगाद्रो परिकल्पना है, गै-लुसैक है, प्लांक परिकल्पना है, या फिर किरचॉफ का सिद्धांत है। तो एक समान ताप या फिर दाब पर विभिन्न गैसों के समान आयतनों में जो अणुओं की संख्या होती है वो क्या होती है, समान होती है। ये किनका है, अवोगाद्रो परिकल्पना है। कभी भी अणुओं की बात की जाती है और उनकी सेम आयतन में सेम संख्या की बात की जाती है तो वो कौन देता है, परिकल्पना, अवोगाद्रो परिकल्पना देता है। इसमें भी अपन काफ़ी न्यूमेरिकल्स करते हैं, वो आगे अपन डिस्कशन करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए।
अधिकतम ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलता है, क्यों? इसका आंसर आपको बताना है। क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है उसके अनुसार जो वायुदाब होता है वो क्या हो जाता है, कम होता जाता है। यानी ऊंचाई यानी हाइट को यदि इंक्रीज करते हो तो जो वायुदाब होता है, प्रेशर होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, वायुदाब की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण वह क्या होता है, अधिक जल्दी उबलता है, कम तापमान पर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान भी नहीं लगता है। अब जो क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वाहनों के हेडलाइटों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट में इतना सा प्रकाश होता है, इसको यानी दूर वाले हेडलाइटों का मतलब होता है छोटे प्रकाश को बड़े प्रकाश में चेंज करना। तो वो आपका कौन सा दर्पण करता है, अवतल दर्पण करता है, इतना आपको याद रख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि कांच और पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक अपने को इतना दिया हुआ है तो आगे बताना है कि क्रमशः आपको यानी जो कांच और पानी में प्रकाश का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, वो आप इससे निकाल सकते हो। वी जी मल्टीप्लाई म्यू जी इज इक्वल टू वी डब्ल्यू मल्टीप्लाई म्यू डब्ल्यू से निकाल सकते हो। आपको बताना है कि वेलोसिटी कांच और किसका, पानी का वेलोसिटी बताना है। तो सबसे पहले कांच लेंगे तो क्या लेंगे, वी जी, और नीचे क्या लेंगे, वी डब्ल्यू लेंगे। यहाँ से म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4/3 दे रखी है। मल्टीप्लाई करा देंगे 2/3 से, किससे, म्यू जी से। इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 8:9 आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तोला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में उसके भार पर क्या प्रभाव होगा। तो उसके भार में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यह क्वेश्चन भी मैंने आपको 2-3 बार बताया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उसे देखिए, एनर्जी के बारे में जो सही संबंध होता है वो क्या होता है। एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी कंजर्वेशन रूल से अपन जानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है। तो बचाइए कि ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर होता है इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए ऊंचाई का प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई यानी बोले जाए तो हाईएस्ट होता है, उच्च होता है, इतना याद रख लीजिए। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊंचाई ट्रांसफार्मरों का प्रयोग होता है वो किसे बढ़ाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले एसी के रूप में किया जाता है। तो एसी वोल्टेज यानी एसी विभवांतर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है। इनमें से कौन सी तरंगें हैं जो फोटोन की अधिकतम ऊर्जा ले जाती है। तो आपकी एक्स किरणें होती है, एक्स रेज होती है, जो क्या होती है, तरंगें होती है जो प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तापमान पर 1 kg कार्बन की कितनी मात्रा उत्पन्न करता है। तो तापमान पर 1 kg, सबसे पहले कार्बन का जो एटॉमिक जो वेट होता है वो कितना होता है, 12 होता है। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दो का कितना हो जाएगा, 32। सोल्व करेंगे तो आपका 44 हो जाएगा। अब बोला गया कि कार्बन की कितनी होगी, तो कार्बन का कितना होता है, वेटेज 6 होता है। कितना होता है वेटेज आपका, आपका वेटेज कितना होता है, 12 होता है। तो 12 में कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 1 kg में कितना हो जाएगा, 44 में 12 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से जो अपने पास आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 11/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11/3 आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए जस्ते का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको आंसर के रूप में बताना है। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है। प्रक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन या फिर धूल के कारण। सबसे पहले बता देता हूँ, व्यतिकरण के कारण क्या होता है, बुलबुला जो होता है, साबुन का बुलबुला, वो चमकीला दिखाई देता है। विवर्तन भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रकाश का परिक्षेपण होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसके परावर्तन को प्राप्त कर चमगादड़ी जो होती है अपने मार्ग में अवरोधकों की पहचान करती है। तो चमगादड़ी हमेशा कौन सी तरंगों का प्रयोग करती है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करती है। डायरेक्ट आपको याद रखना है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग सोनार में भी होता है और अल्ट्रासोनोग्राफी में भी होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न ताप पर रखी वस्तु किसी वस्तु को उच्च ताप पर रखी वस्तु की ओर स्वतः प्रवाहित नहीं हो सकती। यानी यहाँ पर बोला गया कि कोई निम्न ताप पर रखी गई वस्तु और कोई वस्तु उच्च ताप पर रखी गई वस्तु है, इनमें जो ऊष्मा होती है, हीट, वह स्वतः प्रवाहित नहीं हो सकती है। यह कथन किन का है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये आपका जो स्टेटमेंट है वो किन का है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राध्वनिक तरंगों की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो क्या होती है, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। अब मैंने आपको बताया किलो का मतलब क्या होता है, 1000 होता है, तो क्या हो जाएगा 20,000, और आगे वाला मात्रक लगा दो, क्या हो जाएगा 20,000, क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी धारा प्रवाहित
तार के एक्स से किसी विशिष्ट दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो किस पे डिपेंड करती है। तो यहाँ से बताना है कि वो किस पे डिपेंड करती है, तार में प्रवाहित धारा पर डिपेंड करती है। कभी भी चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई, कुछ ऐसे आपके नीचे भी आता है। तो ऐसे आपको याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो किससे उत्पन्न होता है, करंट से ही उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र इसमें प्रवाहित धारा पे क्या होता है, डिपेंड करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंगस्ट्रॉम तथा नैनोमीटर में संबंध क्या होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10 एंगस्ट्रॉम होता है, इतना याद रखना है। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹ एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 10⁻10 मीटर। तो यहाँ पे एक माइनस कम करना है तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए, एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए, यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 किलोवोल्ट के विभवांतर से गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा जो अर्जित ऊर्जा होगी वो कितनी होगी। तो अर्जित ऊर्जा कितनी होगी, 1.6 × 10⁻19 क्या होता है, जूल होता है। किसमें, 1 वोल्ट में। अब किलो बोला गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1000। 1000 का मतलब क्या होता है, 10⁻3। 10⁻3 इसमें से क्या कर देना है, आपको कम कर देना है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻16 जूल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आपको एक परिपथ बोला गया है, इस परिपथ में आपको रजिस्टेंस बताना है। यहाँ पर दो आपके रजिस्टेंस जुड़े गए हैं, यहाँ पे एक रजिस्टेंस जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे एक रजिस्टेंस जोड़ा गया है, इनका कॉम्बिनेशन बताना है। ये आर है, ये आर है और ये आपका ये आर है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। r/2 और r क्या हो जाएगा आपका, 3r/2 हो जाएगा। 3r/2 और r का निकालोगे तो ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। इसको सोल्व आउट करते हो तो 3/5 r आ जाएगा। कैसे आ जाएगा आपको पता होना चाहिए, 1/r1 प्लस का 1/r2 से आप निकाल सकते हो। अगला देखिए, परम शून्य तापमान पर यदि 0 केल्विन आपको दिया हुआ है तो डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा। केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो क्या कर दोगे, 273 को माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, दृश्य प्रकाश, यूवी प्रकाश तथा एक्स किरणों के इस विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने आपको बताया था कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन भी राइट होगा, क्योंकि जो एक्स किरणें की फोटोन की एनर्जी होती है यूवी प्रकाश के फोटोन की एनर्जी से क्या होती है, अधिक होती है। तो बी ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ से आपके दो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक्स किरणों का जो वेवलेंथ होता है वो किस कोटि का होता है, बताना कि जो एक्स किरणें होती है इनका वेवलेंथ किस कोटि का होता है। ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं दे देता हूँ आज का फर्स्ट HW क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो एक्स किरणों का जो कोटि होता है वो कितना होता है, पीछे मैंने आपको HW क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर भी आपको नोट करना चाहते हो तो कर लो। 1 एंगस्ट्रॉम होता है, 10⁻10 मीटर होता है। अब कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, इन्हें HW क्वेश्चन में आपको देखना है। ये क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है, इसे देखिए। सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। कुछ आपके HW के क्वेश्चन हो जाते हैं, इन्हें अपन थोड़ा अपने पास टाइम कम है तो आपको इन क्वेश्चन को देख लेना है, यदि आप देख सकते हो तो। नहीं, पीछे की क्लासेस में इन क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। एक क्वेश्चन और आपका हो जाता है, कल मैंने आपको बताया था, यदि आपसे बोला जाता है कि मास यानी द्रव्यमान आपको समान दे रखा है तो जो रो मिक्स होगा इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होता है, 2ρ1 ρ2 अपॉन में क्या होता है, ρ1 प्लस क्या होता है, ρ2 होता है। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है। यदि बोला जाता है कि वॉल्यूम यानी आपका आयतन क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, तो आपका जो रो मिक्स होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, ρ1 प्लस ρ2 अपॉन में क्या होता है, 2 होता है। एक नीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 - T2 अपॉन में क्या होता है, T1 होता है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। केल्विन में बोला जाएगा, यदि आपको केल्विन में बोला जाता है तो आपको केल्विन में लेना है। डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो भी इसे केल्विन में चेंज करना है, 273 ऐड करके। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में अपन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं।
अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो तुरंत क्लास को लाइक कीजिए, तुरंत सेशन को शेयर करने का प्रयास कीजिए, अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब ही होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की क्लास लगाने के लिए। तो अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और सब्सक्राइब भी आपके लिए क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे क्या होता है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की PDF मिल जाती है, जहां से एग्जाम में आपको काफ़ी सहायता मिलती है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।